गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 8 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, इंडिया यूएस अनवील्स फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड डील। तो यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अमेरिका से जितने भी आने वाले सभी इंडस्ट्रियल गुड्स और काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में आते हैं अमेरिका से, उन पर टैरिफ या तो कम्प्लीटली हटा देगा या फिर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। तो इसके बदले में यूनाइटेड स्टेट्स अपने तरफ से जो इंडियन एक्सपोर्ट्स होंगे उन पर जो 50% का जो टैरिफ लग रहा है, हैवी टैरिफ, उसको कम करके 18% करेगा। और ये सब एग्रीमेंट एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू फ्रेमवर्क के अंडर हो रहा है, जो मिड मार्च तक फॉर्मली साइन होने की उम्मीद है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जॉइंट स्टेटमेंट में रशियन ऑयल इंपोर्ट्स का कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है, जो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिकली एक रिलीफ माना जा रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने जो 7 फरवरी 2026 से इफेक्टिव एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें अगस्त 2025 में इंडिया पर जो लगने वाला एक्स्ट्रा 25% टैरिफ था वो हटा दिया गया है। और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि रिमेनिंग जो टैरिफ्स है उसको 18% तक लाने वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि इंडिया तभी करेगा जब एंट्रीम एग्रीमेंट फॉर्म ऑफिशियली साइन हो जाएगा। एग्रीमेंट में एक सेफगार्ड क्लॉज भी है कि अगर एक कंट्री अपनी टैरिफ कमिटमेंट्स चेंज करता है तो दूसरी कंट्री को भी मॉडिफाई करने का राइट होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये फ्रेमवर्क मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा और फार्मर्स, एमएसएमईज, वुमेन और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर इंडिया ने क्लियर किया है कि सेंसिटिव जो सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और डेयरी, इन जैसे प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस, व्हीट, मीट, मिल्क, पोल्ट्री, मेज़, इन सबको फुल प्रोटेक्शन रहेगी। और यूएस साइड से टैरिफ कम होने का फ़ायदा बेसिकली हमारे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, केमिकल्स, मशीनरी जैसे इंडियन सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा। और एंट्रीम एग्रीमेंट के बाद जेनरिक मेडिसिन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम, इन पर भी टैरिफ हटाने की बात की गई है। तो दोनों कंट्रीज बेसिकली नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं, डिजिटल ट्रेड रूल्स हैं और सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर भी काम करेंगे। आगे चलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ट्रेड और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को और डीपन करने का प्लान है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, इंडिया यूएस डील हैज़ नो आइटम दैट कैन हर्ट इंडियन फार्मर्स, सेज गोयल। तो इंडिया और यूएस एंट्रीम एग्रीमेंट पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि डील में कोई भी ऐसे आइटम्स इंक्लूड नहीं है जो इंडियन फार्मर्स को नुकसान पहुंचाए। उनके मुताबिक सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डील से बाहर रखे गए हैं। सारे जो सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको डील से बाहर रखा गया है, जैसे जीएम क्रॉप्स हो गई, मीट हो गया, पोल्ट्री, डेयरी, राइस, व्हीट, मेज, शुगर, मिलेट्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस, इन जैसे प्रोडक्ट्स पर इंडिया ने कोई भी टैरिफ रिलीफ यूएस को नहीं दिया है। और इसके उल्टे जो इंडिया के फार्मर्स हैं और एमएसएमईज को फ़ायदा मिलेगा। कई इंडियन एक्सपोर्टर्स पर यूएस मार्केट में 50% से ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी। और इसमें स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, कोकोनट प्रोडक्ट्स, कैशो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, जेनरिक मेडिसिन्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और मशीनरी, ये सारी चीज़ों पर जो ड्यूटी है यूएस में 50% से ज़ीरो भी हो जाएगी। और यूएस प्रेसिडेंट पहले से ही एडिशनल जो 25% टैरिफ है वो हटा चुके हैं, और अगला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होगा रिमेनिंग टैरिफ को 18% तक रिड्यूस कर देगा। तो गोयल ने कहा कि इंडिया ने सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम किए हैं जो देश में या तो बनते नहीं हैं या लिमिटेड क्वांटिटी में बनते हैं, जैसे एप्पल्स, नट्स, वाइन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और आईसीटी प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल ये डील इंडिया के लिए एक बैलेंस्ड और फार्मर फ्रेंडली विन मानी जा रही है, ऐसा बोलना है इनका। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रम्प कैंसल्स 25% टैरिफ, सेज इंडिया कमिटेड टू बाई ऑयल फ्रॉम यूएस एंड स्टॉप सप्लाई फ्रॉम रशिया। तो यहाँ पर इंडिया के जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और कंट्रोवर्शियल क्लेम किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करने का कमिटमेंट इंडिया ने दिया है, और इसी जो है शर्त पर अगस्त 2025 में लगाया गया जो एडिशनल 25% यूनिटिव टैरिफ है वो हटा दिया गया। और ट्रम्प ने वार्निंग भी दी है कि अगर इंडिया ने दोबारा रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया तो टैरिफ वापस से लगा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया फ्यूचर में यूएस से एनर्जी प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा। तो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेके इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कोई डिनायल नहीं दिया है, लेकिन मिनिस्ट्रीज ने कॉशियस साइलेंस रखा। और ट्रम्प ने ईरान के साथ ट्रेड करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उन पर भी पेनल्टी टैरिफ का ऑर्डर साइन किया है, जिससे इंडिया पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है और भी बढ़ गया है,
जैसे कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट में, उस पर पॉसिबल सैंक्शंस फिर से लग सकते हैं, जो कि वेवर भी अभी खत्म हो रहा है इस बार 2026 में। तो ओवरऑल बोलते हैं कि ट्रेड डील के बीच ये जियोपॉलिटिक्स का ये एंगल इंडिया और यूएस के रिलेशंस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई हैज़ द आयुष गॉट अ मेजर पुश इन द बजट। तो यहाँ पर 2026 और 2027 यूनियन बजट में आयुष सेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला है। निर्मला सीतारमन ने बेसिकली आयुष सेक्टर के लिए 4,408 करोड़ एलोकेट किए हैं, जो कि 2025 और 26 में इसे 3,992 करोड़ मिला था, और 2020 और 21 की बात करें तो ये 2,122 करोड़ था। तो पिछले बजट से काफ़ी ज़्यादा इस बार बजट एलोकेट किया है। तो बजट का फोकस सिर्फ फंडिंग पर नहीं बल्कि बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च स्टैंडर्ड, ग्लोबल आउटरीच पर भी है। और 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाने का प्रपोजल है, और जिसमें कि एम्स जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड्स होंगे जहाँ पर ट्रीटमेंट, हाई एंड रिसर्च और टीचिंग साथ होगी। तो साथ ही डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर को अपग्रेड करने के लिए फंड्स भी दिए गए हैं ताकि इंडिया एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर सके। और नेशनल आयुष मिशन का बजट 66% बढ़ाकर 1,300 करोड़ कर दिया गया है। तो इससे लोकल आयुष हॉस्पिटल्स मॉडर्नाइज होंगे, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स का के अंदर जो है आयुष क्लिनिक्स बढ़ेंगे, और प्रिवेंटिव हेल्थ पर फोकस होगा। तो आयुष फार्मेसीज और ड्रग टेस्टिंग लैब्स अपग्रेड होंगे। एक नया मल्टीलिंगुअल एआई असिस्टेंट जिसका नाम भारत विस्तार है वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, और जो मेडिसिनल प्लांट्स उगाने वाले फार्मरों को क्वालिटी, प्राइसेस और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन पर रियल टाइम गाइडेंस देगा। तो इसी बीच जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसने आयुष के लिए यूरोप के दरवाजे खोले, और जहां ट्रेडिशनल मेडिसिन रेगुलेट नहीं है, और वहां इंडियन आयुष प्रैक्टिशनर्स अपनी इंडियन क्वालिफिकेशंस के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो कंपनीज को यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज में वेलनेस सेंटर्स, क्लिनिक्स खोलने की लीगल सर्टेनिटी मिलेगी। लैब्स और सेफ्टी सर्टिफिकेशन की म्यूचुअल रिकॉग्निशन से एक्सपोर्ट स्मूथ होंगे, और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में रिकॉग्नाइज करना बायोपायरेसी रोकेगा। और यहाँ पर क्रिटिक्स खासकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है कि आयुष मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट्स पर जो है प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ्स क्लिन जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स कम हुए हैं। कुछ मेडिसिन्स में हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और मर्करी होने का रिस्क भी बताया गया है। साथ ही मिक्सोपैथी पर भी ऑब्जेक्शन है, यानी आयुष डॉक्टर्स का एलोपैथी यूज़ करना उनके द्वारा, जो पेशेंट सेफ्टी के लिए रिस्क हो सकता है। और गवर्नमेंट अब जो है आयुष को बेसिकली ग्लोबल मार्केट में ले जाना चाहती है, लेकिन जैसे-जैसे आयुष इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपैंड करेगा वैसे-वैसे जो प्रूफ है, टेस्टिंग है, क्वालिटी है, कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। मतलब ग्रोथ के साथ-साथ स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी और रूल्स भी फेस करने पड़ेंगे इस सेक्टर को। फिर जो नेक्स्ट है, हाउ इज़ इंडिया टैकलिंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस। तो यहाँ पर बोलते हैं इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस अब एक सीरियस नेशनल इशू बन चुका है। पिछले महीने इकोनॉमिक सर्वे ने डिजिटल एडिक्शन और स्क्रीन रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पर अलार्म रेज किया, खासकर बच्चों और एडोलसेंट्स के बीच। तो इस बैकड्रॉप में 1 फरवरी के यूनियन बजट में मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स अनाउंस किए गए हैं। इनमें नॉर्थ इंडिया में जो सेकंड निमहंस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना, और रांची और तेजपुर के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड करना शामिल है, ताकि रीजनल एक्सेस इम्प्रूव हो सके। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया में मेंटल हेल्थ इमरजेंसी इंडिया फेस कर रहा है, और जो भी लगभग पूरे वर्ल्ड के लगभग 1/3 सुसाइड्स, डिप्रेशन और एडिक्शन केसेस अकाउंट करता है इंडिया। और 15 टू 29 एज ग्रुप में सुसाइड जो है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में से एक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2012 से 2030 के बीच मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से इंडिया को 1.03 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। और प्रॉब्लम ये भी है कि जो 70 टू 92% पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। स्टिग्मा है इस चीज़ को लेके, अवेयरनेस की कमी है, और प्रोफेशनल्स की भी शॉर्टेज की इन सब चीज़ों की वजह है। तो इंडिया में सिर्फ 0.75 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन है, जबकि डब्ल्यूएचओ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए वो 3 पर लैक्स है। और गवर्नमेंट ने आयुष आयुष भारत के अंडर जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्राइमरी हेल्थ केयर से जोड़ने की कोशिश की है। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टेली मानस जैसे इनिशिएटिव्स जो है प्रोग्रेस दिखाते हैं, लेकिन फंडिंग अभी भी बड़ी चैलेंज है इसमें। और जो
2024 और 2025 में मेंटल हेल्थ एलोकेशन 1898 करोड़ तक पहुंची है, लेकिन ये टोटल बजट का से जो 2% से भी कम है। और हेल्थ बजट तो जो टोटल हेल्थ बजट है उसका, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो फोकस है ज़्यादा टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस पर है, जबकि इंडिया जैसे देश में जो कम्युनिटी बेस्ड और अर्ली इंटरवेंशन मॉडल्स यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या बताया जा रहा है? वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, ईज़ी एक्सेस हो और हर जगह ईज़िली अवेलेबल हो, सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे। सेकंड बताते हैं कम्युनिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कि एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो तो बीच में ना टूटे और रेगुलर फॉलो-अप और लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिले। और यहाँ पर थर्ड बताते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन, इसमें बताते हैं बीमारी सीरियस होने से पहले ही आइडेंटिफाई करके हेल्प की जाए, स्पेशली चिल्ड्रंस और यूथ के लिए। फोर्थ बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, कैसे कि सिर्फ नीमहंस जैसे टर्शरी हॉस्पिटल्स पर फोकस ना हो, लोकल लेवल पर काउंसलर्स, आशा वर्कर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को एम्पावर किया जाए और मोर ट्रेंड प्रोफेशनल्स हो, साइकाइट्रिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की शॉर्टेज, ये सब चीज़ें इनको एड्रेस करना होगा। स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में जो है स्कूल करिकुलम में जो मेंटल वेल बीइंग है उस और ऑफिसेज में स्ट्रेस बर्नआउट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी होंगी। फ्यूजन से ओवर वन थर्ड ऑफ कैंसर्स वर्ल्ड वाइड में भी प्रिवेंटेबल। तो यहाँ पर एक स्टडी जो नेचर मेडिसिन में पब्लिश हुई है उसके मुताबिक दुनिया भर के हर 3 में से 1 से जो केसेस हैं उनसे इससे भी ज़्यादा केसेस प्रिवेंट किए जा सकते हैं कैंसर के, अगर नोन और मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स पर कंट्रोल किया जा सके। तो स्टडी के हिसाब से 2022 में रिपोर्ट हुए जितने भी 18.7 मिलियन कैंसर केसेस हैं उसमें से लगभग 38% केसेस ऐसे फैक्टर से जुड़े हैं जिन्हें बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन से कम किया जा सकता है। तो रिसर्चर्स ने आउट 185 कंट्रीज से डेटा और 36 कैंसर टाइप का एनालिसिस किया। सबसे बड़ा रिस्क जो स्मोकिंग निकला इसमें से, जिसमें कि 15.1% केसेस के लिए जिम्मेदार था ये कैंसर के लिए। तो इसके बाद इन्फेक्शंस रीजंस है जैसे एचपीवी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी, एच पाइलोरी, ये सब 10.2% और अल्कोहल कंजम्पशन ये 3.2% का कॉज रहा। तो कैंसर्स इन केसेस से लिंक पाए गए। तो स्टडी ने ये भी दिखाया कि मेन और वुमेन में डिफरेंस है। मेन में लगभग 45% केस कैंसर प्रिवेंटेबल रिस्क से जुड़े हैं, जबकि वुमेन में फिगर 30% के आसपास है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग टोबैको कंट्रोल, वैक्सीनेशन और क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ वर्किंग प्लेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू कैंसर का बर्डन काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे रीडिस्कवरिंग द वर्च्यूज ऑफ बैम्बू एंड एंशिएंट प्लांट। तो यहाँ पर बैम्बू जो बांस या मूंगील है, एक फास्ट ग्रोइंग और एंशिएंट प्लांट है जिसका जो एशिया और लैटिन अमेरिका में यूज़ जो है सदियों से होता आ रहा है। तो इंडिया में जैन मॉन्क्स और वनवासी हैं उन तक जो है बैम्बू ने इसको फूड के रूप में यूज़ किया है। और आज भी बैम्बू जो है असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे ट्रॉपिकल ह्यूमिड स्टेट्स में अच्छा ग्रो करता है। तो रिसेंट स्टडीज़ बताती हैं कि बैम्बू सिर्फ इकोलॉजी के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबल इंडस्ट्री और फार्मर्स की इनकम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल बैम्बू मिशन 2025 का एम है कल्टीवेशन इसकी बढ़ाना, इंपोर्ट्स कम करना और इंडस्ट्री लिंकेज स्ट्रॉन्ग करना। तो बैम्बू से बेसिकली फर्नीचर और टेक्सटाइल, फ्लोरिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंसेंस स्टिक्स, एथेनॉल, इन जैसे प्रोडक्ट्स जो है बन रहे हैं। तो न्यूट्रिशन के एंगल से भी जो बैम्बू अब सुपर फूड के रूप में देखा जा रहा है। और जो बैम्बू के शूट्स होते हैं उनमें और लीव्स होते हैं उनमें अमीनो एसिड, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो प्रोबायोटिक्स बेनिफिट्स भी होते हैं जो डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ईरान यूएस एग्री टू होल्ड नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक सून, अरागची। तो यहाँ पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स के राउंड जल्दी ही होगा। और ओमान के मस्कट में जो पहली बैठक हुई है उन्होंने गुड स्टार्ट बताया उसको, लेकिन क्लियर किया कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है ईरान का इनएलिएनेबल राइट है और ये जारी रहेगा यूरेनियम इनरिचमेंट। तो उनका कहना था कि बॉम्बिंग से ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म नहीं हुई। साथ ही अरागची ने कहा कि ईरान नेगोशिएशंस के थ्रू ही सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरानियन टेरिटरी पर अटैक किया तो ईरान यूएस बेसिस पर जो है रिटेलिएट करेगा। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे यूएस गिव यूक्रेन रशिया जून डेडलाइन टू रीच डील। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन और रशिया के वॉर को एंड करने के लिए जून की डेडलाइन दी है।
और ऐसा जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन्होंने बताया, तो बोलते डेडलाइन मिस हुई तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दोनों साइड्स पर प्रेशर बढ़ा सकता है। और अगला जो ट्राइलेटरल टॉक है नेक्स्ट वीक यूएस में मियामी में होने का प्रपोजल है, जिसमें यूक्रेन पार्टिसिपेट करेगा। और इसी बीच रशिया के हैवी ड्रोन और मिसाइल अटैक्स से यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुई है और न्यूक्लियर प्लांट्स को भी आउटपुट कट करना पड़ा है। फ्यूजन एक्स यहाँ पे ट्रम्प टू होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ पीस दिस मंथ। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प इस मंथ वॉशिंगटन में अपना बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, जिसका मेन एम है गाज़ा की जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स रेज करना। और प्रपोज जो मीटिंग है 19 फरवरी को होगी, जिसमें जनवरी में इनवाइट एक्सेप्ट करने वाले जो वर्ल्ड लीडर्स हैं और गाज़ा के गवर्नेंस और सिक्योरिटी और रीडेवलपमेंट को ओवरसी करने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। तो इस इनिशिएटिव को गाज़ा के जो फ्यूचर फ्रेमवर्क है उसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है।